जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब और फैसल अब्बास कर साहब। दो बड़ी डेवलपमेंट जो कल से आज तक सामने आई हैं। नंबर वन ये है कि लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान तो हो गया है। अब उस जो अनाउंसमेंट को लेकर दो मुख्तलिफ जो आरा हैं, जो बयानी हैं, वो अब सामने आ रही है। और इसके साथ साथ आज शरह दस्तूर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इमरान खान की जो कैद तन्हाई का जो मामला है, इस हवाले से बड़ी डिटेल कोई समाअत हुई है। फैसलाबाद से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सईद बलोच साहब और फैसलाबाद कर साहब, सर जी सबसे पहले तो फिर जी अपना फैसलाबाद के पास चलते हैं। फैसल साहब, ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, तो इतनी लंबी समाअत हुई है, साथ जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने दलाल दिए हैं, एडवोकेट जनरल ने भी दिए हैं, और जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल हैं वो भी आज वहाँ पे मौजूद थे। तो सर बताएं, आज अदालत में क्या कुछ होता रहा है और क्या चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? देखें ज़मीर भाई, अगर हम आज की क्रक्स ऑफ द हियरिंग्स के ऊपर बात करें ना, कि आज बेसिकली इमरान खान साहब के मुकदमे में जब अदालत में उन्हें तलब करने की बात की गई और फिर उसके बाद या किसी जज के जेल विज़िट करने की बात की गई, या कोई ऐसा एक इंडिपेंडेंट लॉयर का पैनल तश्कील देने की बात की गई जो जेल के अंदर जाए और वहाँ पर सूरत हाल देखे, तो सरकारी रिपोर्ट की आज धज्जियाँ बखेरी हैं सलमान सफदर साहब ने। हमने देखा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई से मुतल्लिक अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने गुज़िश्ता रोज़ दो रिपोर्ट्स जमा करवाई थी, एक बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक और एक इमरान खान साहब से मुतल्लिक। अब उसके अंदर ये था कि जनाब इमरान खान साहब का 3 डॉक्टर डेली बेस पर चेकअप करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि 24 घंटे इमरान खान को ये एक्सेस हासिल होती है कि वो आज़ादाना घूम फिर सकते हैं। उनका जो कंपाउंड है उसके अंदर 7 सेल हैं, 7 यानी कि कमरे हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बतौर चेयरमैन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी उनको तमाम उनकी हैसियत के मुताबिक जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग बताई, खाने के मेन्यू का बताया गया। उसके बाद तो पुरानी चीज़ें पहले भी चल रही थी। मैं वही बात बता रहा हूँ। हाँ, मैं वही बात बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें जो सरकार ने छुपाई हैं, वो पहली चीज़ ये थी कि जनाब इमरान खान साहब की आँख से मुतल्लिक जो रिकॉर्ड था, इमरान खान साहब की आँख के मुआयनों से मुतल्लिक जो रिकॉर्ड था वो छुपाया गया, वो रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। दूसरा था कि जनाब इमरान खान साहब को कैद तन्हाई के अंदर रख कर उनकी फैमिली से, वकला से और सियासी लोगों से मुलाकातें नहीं होती। अब मेजर चीज़ें तो ज़ाहिर है यही होती हैं कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी कैदी है तो वो कैदी जो है उसके साथ अगर फैमिली की मुलाकात नहीं होगी, अगर उसका मेडिकल चेकअप जो है वो छुप छुपा के किया जाएगा, हम कहेंगे ना, अज्यूम करेंगे, या रूल से कहते हैं कि वो कैद तन्हाई के अंदर है, इसके अलावा कैद तन्हाई का और को क्या मतलब ऑप्शन होगा? ये फिर इमरान खान के वकील ने ये इशू पॉइंट आउट किया। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो सलमान सफदर साहब ने सबसे पहले मुद्दा यही रखा कि भाई आपकी जो रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट हमें खुद बता रही है कि जनाब इमरान खान कैद तन्हाई के अंदर हैं। वो कहते हैं कि ना तो मेडिकल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है इसको, ना इमरान खान साहब की आँख के मुआयनों से मुतल्लिक चीज़ें रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई हैं, और ना कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीज़ जो है वो अडियाला जेल की इंतज़ामिया जो है वो सामने लेकर आई है। तो अब इसके अंदर जो दो चीज़ें सलमान सफदर साहब ने जो अदालत को हल बताया है, उन्होंने कहा देखें, फिर एडवोकेट जनरल ने भी दलाल दिए कि जी इमरान खान लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, ये है वो है। उन्होंने हल ये बताया, उन्होंने कहा जी अदालत के लिए 4 से 5 हल हो सकते हैं। पहला हल उन्होंने कहा ये हो सकता है कि अदालत जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब करे, तलब करके उनसे पूछे कि आपकी सूरत हाल क्या है अडियाला जेल के अंदर, लिविंग कंडीशन क्या है, आया आप कैद तन्हाई के अंदर हैं या नहीं है। ठीक है भाई, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म को पहले अदालतें तलब करती रही हैं और वो उनके सामने पेश होते रहते हैं। मतलब 3 साल के अंदर या 3 साल के अंदर आप सिर्फ डर इस चीज़ से रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब का फेस सामने ना आ जाए, कोई देख ना ले उनको, या किसी अदालत के अंदर पेश ना किया जाए, वीडियो लिंक पे ले लें। अच्छा, यूँ दूसरे हल की तरफ आए, उन्होंने कहा ठीक है आप खुद चले जाएँ, जज साहब चले जाएँ और जाके जेल का विजिट कर लें और उनकी लिविंग कंडीशन देख लें। ठीक है। हमने देखा था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो सईद बलोच साहब को याद होगा, वो जेल जाते थे और वहाँ पर जाकर कैदियों की सूरत हाल को देखते थे। ऐसा होता रहा है। जस्टिस खादम हुसैन सुमरो जब सिंध हाई कोर्ट के अंदर थे, तो वो कह रहे हैं कि मैं खुद सिंध हाई कोर्ट में जब बतौर जज जेलों के अंदर जाता था, वहाँ पर हम कैदियों की लिविंग कंडीशन देखते थे। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक ऐसा करें, आप एक इंडिपेंडेंट पैनल बना लें वकला का, जो दोनों तरफ से हो, सरकार के वकील भी हों या सरकारी लोकल कमीशन टाइप बना लें, और वो जाके जेल का विजिट कर ले और हमें बता दे।
फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे अलाउ करें कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, फैमिली को अलाउ करें। बहरहाल इस पर दोनों फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज हुआ है। लेकिन अगर क्रक्स ऑफ द हियरिंग्स पर बात करें तो सलमान सफदर साहब ने खूब आज सरकारी रिपोर्ट्स की धज्जियाँ बखेरी हैं। और ये जो 2 रोज़ से चल रहा था कि नहीं जी बड़ी लग्जरी लाइफ इमरान खान गुजार रहे हैं, कोई ऐसा मामला नहीं। उन्होंने कहा सिर्फ ये बात अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट सिर्फ ये बात बता दे कि गुज़िश्ता 2 ईदों पर इमरान खान को ईद की नमाज़ पढ़ने दी गई थी। उन्होंने कहा नहीं पढ़ने दी गई। उन्होंने कहा फिर बताए ना, कहते तो नहीं और क्या होता है कि आप सिर्फ ईद की नमाज नहीं पढ़ने देते, तो आप कैसे कह सकते हैं वो कहते हैं आज सही तरीके से पोस्टमार्टम सही तरीके से पोस्टमार्टम हुआ है। फिर उन्होंने कहा चलें ये खड़े हैं, और उन्होंने कहा जब मेरी मुलाकात हुई थी तकरीबन 11 फरवरी को, तो उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को इमरान खान के मैं वॉशरूम में गया तो स्मेल आ रही थी, यानी कि गंदा था। तो इमरान खान ने कहा यार मैंने ना अब इन चीज़ों के साथ रहना सीख लिया है, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ मैं इन चीज़ों के ऊपर कर रहा हूँ। मेजर उन्होंने कहा कि मेरी आंख का सलमान इशू है और वो बड़ा मेजर इशू है, उसको हाईलाइट किया जाए और उसके ऊपर बात की जाए और मुझे उसके ऊपर रिलीफ मिलना चाहिए। और वो दोनों चीज़ें अडयाला के जो सुपरिटेंडेंट थे, जो सरकार थी, उन्होंने आज अपनी रिपोर्ट के अंदर छुपाई हैं। फैसला महफूज हो गया। सोमवार तक इसका है कि शायद एक्सपेक्टेड है कि सोमवार को इसका फैसला आ जाए। अच्छा सईद बलोच साहब, आप भी अदालत को कवर करते हैं, अब ये जो फैसला महफूज हुआ है आपको कोई थोड़ा बहुत कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर जो 3 साल से हम देख रहे हैं वही कुछ आपको होता हुआ नजर आएगा? बहुत शुक्रिया ज़मीर। देखें, पहली बात तो ये है कि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, इसके 2-3 रुकनी लार्जर बेंच 2 बार फैसला दे चुके हैं। एक 24 मार्च को पहला फैसला दिया जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। तकरीबन 70 के करीब दरखास्तें दायर हो चुकी हैं, जिसमें लगभग कोई 50 के करीब तो सिर्फ तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं। लेकिन अदालत उन दरखास्तों के ऊपर भी समाअत नहीं कर रही है। अदालत कहती है हमारी तौहीन हुई है, ओके, होती रहती है, इट्स ओके, हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम वो केस ही नहीं सुन रहे। इसके अलावा आप देखें कि अक्टूबर के महीने में एक बार फिर 3 रुकनी लार्जर बेंच ने, और ये भी देखें कि वो लार्जर बेंच जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद जिसकी सरबराही कर रहे थे, ये भी नहीं है कि कोई जूनियर जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच हो जिसने फैसला दिया हो। नहीं, चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का और उसके बेंच का फैसला है और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और अडयाला जेल का एक सिपाही है, एक सार्जेंट है, एक कांस्टेबल होता है, या एक सब इंस्पेक्टर है, वो खड़े होकर वहाँ अदालती हकामात को रोंद रहे हैं और उस पर अमल दरामद नहीं करते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बना के भेजा, और उसमें भी जब रिपोर्ट आई सारी चीज़ अदालत के सामने रखी कि उनकी बिनाई ज़ाया हो रही है, उनका अस्पताल मुंतकिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पर भी फिर याहिया अफरीदी साहब ने अपने गले से ये सब कुछ उतारा और कहा जी कि हाई कोर्ट इसको देखे। और हाई कोर्ट ने फिर, आपको याद है कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने एक कमीशन बनाया था चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की सरबराही में, और उन्होंने एक अपने वही डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर हैं जो उनकी मर्जी की रिपोर्ट देते हैं वो भेजा उनको, और वहाँ से एक रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद हुआ भी नहीं है। और इमरान खान साहब की ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, ना उनकी फैमिली को एतमाद में लिया गया। पर क्या असर नजर आ रहे हैं? मुझे बहुत कम चांस है कि इमरान खान साहब को कोई इसमें फ़िलहाल रिलीफ मिले। हाँ, 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम हो सकती हैं। एक तो सुहेल अफरीदी साहब ने गुज़श्ता रोज़ जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, ये अब प्रेशर बिल्ड होना शुरू होगा। एक तो हुकूमत के ऊपर, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और तीसरा अदलिया के ऊपर भी, क्योंकि इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल ना करने में, चलें जी हुकूमत या जेल इंतज़ामिया का तो इसमें गफलत या उनकी लापरवाही या उनकी बदनीयती तो इसमें शामिल है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो सुहेल अफरीदी 15 दिन तक इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज करता रहा। कोई 20 बार इमरान खान, उनकी बहनें, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उनकी पूरी जमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट आती रही, अरकान असम्बली आते रहे, सेनेटर्स आते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जो जितना कसूर इसमें हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का, जेल इंतज़ामिया के हाथ में कुछ नहीं है, वो किसी और के कंट्रोल में है। जो अहकामात वहाँ से जाते हैं उसी तरीके से उन पर अमल दरामद वो करवा देते हैं। तो जेल इंतज़ामिया का है, उतना ही कसूर आपकी अदलिया का है। और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की एक आंख ज़ाया हो चुकी है तो मेरे ख्याल में फिर वो इस्लाम के अंदर जो है ना, वो आंख के बदले आंख वाला एक तस्वुर मौजूद है कि जिसने जो जुर्म किया फिर उसके बदले उसी तरह का उसके साथ सलूक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में फिर अगर इमरान खान की आंख ज़ाया होती है तो फिर इन जजों से भी सवाल होना चाहिए, हाँ जी अब इमरान खान एक साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी आंख आपकी वजह से ज़ाया हुई है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब आपकी एक आंख भी जो है वो ज़ाया होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को लेवल पर लेकर नहीं आएंगे उस वक्त तक मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर
हमारा निज़ाम ठीक ही नहीं हो सकता। वैसे भी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, और वो निज़ाम कोलैप्स करने में मदद फराहम की है हमारी अदलिया ने, जुडिशरी ने, क्योंकि जब भी माजी में भी इसी तरह का शब खून मारा है इस्टेब्लिशमेंट ने, सबसे पहले वो अदलिया को अपने साथ मिलाते हैं, अदलिया उनको कंधा देती है। यही वो अदलिया है जो आज तक मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है, और आज भी इमरान खान साहब कहते हैं कि एक तरह से गैर एलानिया मार्शल लॉ इस मुल्क में नाफिज है, और वो तौसीक की गई है आपकी 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए। तो एक तो हो गया जनाब आपका लॉन्ग मार्च, कि उससे प्रेशर बिल्ड हो अदलिया के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और इमरान खान साहब की मुलाकातों या उनके इलाज के हवाले से कोई रास्ता निकले। दूसरा इसमें यह हो सकता है कि जो आपकी है वो दूसरा नुक्ता ही मेरे जहन से निकल गया। चलो अब करें ये तो ये चीज़ हो गई कि हुकूमत के ऊपर आप दबाव डालें। हाँ, दूसरा ये है कि ये जो खादिम हुसैन रिजवी, ये खादिम सुमरो साहब है ना, ये खादिम सुमरो साहब के बारे में हमें ये पता चला है कि ये वापस अपने सिंध जाना चाहते हैं। ये यहाँ ट्रांसफ़र इनका हुआ, लेकिन वो जो बाद में सूरत हाल बनी, आप देखें ना, जिस जज के अंदर थोड़ी सी भी ये चीज़ है ना अपने अंदर कि यार आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही, तो वो फिर वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो खादिम सुमरो साहब के हवाले से भी हमें पिछले कुछ 5-6 महीने से हमें ये खबरें इशारे मिल रहे थे कि सुमरो साहब जो हैं वो वापस जाने के ख्वाहिशमंद है। अभी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के तबादले हुए, तो उसमें भी ये खबर चल रही थी कि शायद समन रिफत इम्तियाज साहिबा के साथ खादिम सुमरो साहब को भी वापस सिंध हाई कोर्ट भेज दिया जाए। तो मुमकिन है कि खादिम सुमरो साहब कहें यार वैसे तो इन्होंने मुझे कहीं वापस भेजना नहीं है, तो अगर 2-4 इस तरह के आर्डर आ गए जो वहाँ शायद नापसंद किए जाते हों, तो मुमकिन है कहें यार जान छुड़ाओ, इसको वापस भेजो, इसको तो यहाँ रख के फायदा कोई नहीं है। तो मुमकिन है कि दरवाजा ये इम्कान हो सकता है, वरना अगर दबाव बिल्ड ना हुआ ये लॉन्ग मार्च की वजह से भी पीटीआई मजीद, क्योंकि अब तो देखे ना वो एक ऑटोमेटिक चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। आप पे लॉन्ग मार्च पे बड़ी आता हूँ तफसील के साथ। फैसल अब्बास साहब, ये जो डेट अब अनाउंस हुई है, ये इसके पीछे क्या रीज़न है? कोई आपके पास इनसाइड है? क्योंकि कुछ चीज़ें हो रही हैं कि इसको जल्दी कर लेना चाहिए था। अब ये 27 सितंबर की जो कॉल है, ये कोई इससे पहले कोई इजलास हुए हैं, कोई मीटिंग्स हुई हैं, कोई डिबेट हुई है? आपके पास क्या चीज़ें हैं कि क्या इससे पहले की भी तारीख कोई आने जा रही थी लेकिन इसको लंबा किया गया है? देखें, बिल्कुल सुहेल अफरीदी साहब हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो मिड ऑफ अगस्त की कोई तारीख देना चाहते थे, और वो ये समझते थे कि हमें जितना जल्दी हो सके हमें इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करना चाहिए। मिड ऑफ अगस्त की वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, मिड ऑफ अगस्त की बातें हो रही थी, ये कंफर्म है। फिर हमने देखा कि 2 मुलाकातें मोहसिन नकवी साहब की हुई सुहेल अफरीदी साहब के साथ, और उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सुहेल अफरीदी को ये पैगाम दिया कि हमें लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए, और जो है वो हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का जो प्रेशर इस वक्त है सुहेल अफरीदी के ऊपर, सारा मैंडेट देखें, हमेशा लोग ये कहते हैं यार मैंडेट तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास है। यार गुज़िश्ता 2 सालों से अगर मैंडेट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास है, या 1.5 साल से, उन्होंने क्या किया है? वो एक मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद तो कर नहीं सके मुलाकातें करके, यही मैंडेट था ना उनके पास। या उनके पास स्ट्रीट मूवमेंट का मैंडेट था, कहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट की है? हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का मैंडेट था, कहाँ पर मफामत हुई है? मफामत मज़ामत तो हमें कहीं पर नज़र नहीं आई ना। ये इख्तियार तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का था। तो सुहेल अफरीदी ने वेट किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 1.5 साल, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया। ज़ाहिर है जब वो कटहरे के अंदर खुद खड़े हैं, पीटीआई के सोशल मीडिया के कटहरे में, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की नज़र में वो कटहरे में खड़े हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जलसे में भी कोई अनाउंसमेंट ना करूं। तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं पर पीटीआई क़यादत की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बात मानकर इसको सितंबर तक लेकर गए कि ठीक है हम इसको जो है वो सितंबर तक लेकर जाते हैं। फ़ोन राब्ते भी हुए, हंगामी तौर पर मुलाकातें भी हुई कि ये मिड ऑफ अगस्त वाला मामला टल जाए, सुहेल अफरीदी ना दें कोई ऐलान। और इतलात ये भी थी कि मोहसिन नकवी के ज़रिए भी इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें आपने। और शायद कहीं ना कहीं पर ये अल्फाज थे कि आपने देखा है ना कि रोला पड़ गया है, और आपने देखा है ना कि सिस्टम कोलैप्स होने की बातें चल पड़ी हैं, तो बेहतरी होगी आपके लिए इसी में थोड़ा सा वेट कर लिया जाए। तो उस पर इनकार हुआ और सुहेल अफरीदी ने फिर 27 सितंबर का ऐलान किया। अच्छा सही बोलो साहब, अब आपका इस पर तज्जिया चाहिए। अब ये देखें कि ये एक तो बयानिया ये आ रहा है कि जी ये जो तारीख लंबी दी गई है ये एक ट्रक की बत्ती है। साथ अब दूसरे नंबर पे आप क्या समझते हैं कि ये जो तारीख लंबी दी गई है इस दौरान कोई चीज़ें डेवलपमेंट भी हो सकती हैं,
कोई मुलाकातें या चीज़ों को, इस हीट को कम करने के लिए। और साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि जितनी महाज़ों पे हुकूमत अब मुश्किल में है, हो सकता है 2 माह बाद या 50 दिन बाद उतने महाज ना खुले हों। तो ये तहरीक इंसाफ ने बड़ा ब्लंडर किया है इतनी लंबी तारीख देकर। तो सारे सिनेरियो को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आपका तजिया क्या कहता है कि ये जो टाइमिंग है ये बिल्कुल ठीक दी गई है? जी, मेरे ख्याल में ये टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या, आज वो अलीमा खान का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि इन्होंने हमसे मुशावरत नहीं की और मैंने रात को जलसा भी नहीं देखा और 2 महीने का टाइम इन्होंने दे दिया, 2 महीने इमरान खान साहब मजीद जेल में रहेंगे। मेरे ख्याल में एक बहन के जो जज्बात हैं अपने इकलौते भाई के लिए, वो और एक सियासी जमात जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उनका पार्टी का ढांचा, उनका स्ट्रक्चर, वो बहन के जज्बात के साथ उसका मवाजना बनता ही नहीं है। क्योंकि सियासी जमातों को, हुकूमत को बहुत सारे मामलात पर बड़े तहम्मुल के साथ फ़ैसला करना होता है। फिर ख़ास तौर पर जब आपने कुछ 40-50 हज़ार या मुमकिन है इससे ज़्यादा बंदा भी आपने लेके इस्लामाबाद आना है और आपको ये भी पता है कि यहाँ हमारे निहत्ते कारकुनों के ऊपर गोलियाँ चल चुकी हैं, दिन की रोशनी में भी चली और रात के अंधेरे में भी चली, और जब लोग मर चुके हों फिर दोबारा से आप एक ऐसी सिमत में आपने कदम उठाना है जहाँ पर आपको पता है कि आगे फिर गोलियाँ चल सकती हैं और उसमें फिर हमारे लोग शहीद हो सकते हैं, तो फिर आपको बड़ी कैलकुलेशन करना पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने 40-50 हज़ार बंदों को लाना है और आप ये नियत करके आए कि यार हो सकता है हमें वहाँ पर धरना देना पड़े, 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना भी लग सकता है, तो आपने वो सारे वसाइल भी जनरेट करने हैं कि आप 40-50 हज़ार लोगों को लाएंगे, वो यहाँ बैठेंगे, तो फिर आपने उनको खाना कहाँ से खिलाना है, आपने उनको उनके जो दीगर ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी होंगी, फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन का सारा ख़र्चा इस पर आएगा। और अभी भी देखें कि मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इस वक्त माली मसाइल का भी शिकार है। तो फंड्स जनरेशन होगी, जो उसमें है बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, PTI के जो हामी लोग हैं, फिर उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी, वो वहाँ से फंडिंग अगर कुछ करेंगे, तो ये सारे वसाइल आपने जनरेट करने हैं और उसके बाद सारी चीज़ें नाप तोल करके आपने इस्लामाबाद का रुख करना है। और वो भी इस सोच के साथ कि हम जा रहे हैं तो मुमकिन है हम में से बहुत सारे लोग जिंदा वापस ना आए। वज़ीर आला खुद कह चुके हैं, जुनेद अकबर साहब PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, वो खुद कह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बहुत सारे सियासी रहनुमा हैं जो ये कहते हैं कि अब शायद हम जाएँ तो मुमकिन है कि हमें वहाँ पर लाशें रख कर, जो बंदे मरेंगे हम वापस नहीं आएंगे, हम ना वहाँ से भागेंगे, उन लाशों को अपने सामने रखेंगे और धरना हमारा वहीं तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान के लिए हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, और फिर एक और अहम चीज़ जो आपने बात की कि इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट थोड़े बैकफुट पर हैं और बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, आज़ाद कश्मीर वाला इशू है, बलूचिस्तान वाला है, KP वाला, मेरे ख्याल में ये चीज़ें आने वाले दिनों में ये जो सॉफ्ट स्पॉट्स हैं ये मेरे ख्याल में मज़ीद इसमें इजाफा होगा और आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। आप ये देखें 2024 में अक्टूबर के महीने में जब गंडापुर साहब आए थे तो उस वक्त 26वीं तरमीम का मामला चल रहा था। अक्टूबर में ही 26वीं तरमीम हुई थी, ग़ालिबन 21 अक्टूबर को। तो उस वक्त अगर गंडापुर साहब यहाँ पर बैठ जाते और वो यहाँ से अपने कारकुनों को छोड़कर भाग ना जाते तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो मामलात थे वो तय हो सकते थे। तो अगर अब PTI आती है और आप धरने की नीयत से आते हैं, गोली खाने की नीयत से आते हैं, तो मेरे ख्याल में उसके जो नताइज हैं वो बड़े पॉजिटिव भी निकल सकते हैं। रियासत के पास सबसे बड़ा और आखिरी हथियार क्या होता है कि आप अपनी आवाम के ऊपर गोली चलाएं। ये वो एक्सट्रीम मेजर्स होते हैं जो आप उस वक्त लेते हैं जब आपको ये पता हो कि अब इक़्तिदार बचाना मुश्किल है, जब तक कि अब आवाम के ख़िलाफ़ इस तरह ताकत का बेदरेग और बेरहमाना इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन आपने वो बेदरेग और बेरहमाना इस्तेमाल बिल्कुल अमन व अमान के दिनों में कर लिया जब आपने सियासी कारकुनों पर गोलियाँ चला ली। तो जो डर खौफ था वो आपने ख़त्म कर दिया। बच्चे को सिर्फ पहले थप्पड़ का डर होता है, जब आप उसको पहला थप्पड़ मार देते हैं फिर उसको ये पता चल जाता है कि थप्पड़ की इस तरीके से वो मारा जाता है और ये उसकी तकलीफ़ होती है, तो बच्चा फिर वो चीज़ें जो है ना, वो पंजाबी में कहता है कि वो पचा जाता है, वो हज़म कर जाता है और फिर वो बच्चा ढीठ होने लगता है, फिर वो ज़िद भी करेगा, फिर वो आपके कंट्रोल से निकलने शुरू हो जाएगा। तो यही काम आपने PTI के साथ कर लिया। तो बहरहाल अब जो काम आपने करना था वो कर लिया। PTI के पास मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ऑप्शंस मज़ीद आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर आएगी। 28वीं तरमीम की मंजूरी है, सूबों का मामला है, उसमें भी PTI से रब्ता किया जाएगा। हो सकता है 28वीं तरमीम पर भी PTI को कहा जाए कि जनाब हमें आपकी हिमायत की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपको PTI की सबसे बड़ी सियासी जमात की हिमायत हासिल नहीं होगी, आप 100 तरमीम कर लें, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने 26वीं तरमीम की, PTI ने बायकॉट किया, आपको उसके नताइज नहीं मिले। आपने 27वीं तरमीम की, आपने PTI ने बायकॉट किया, आपको नताइज नहीं मिले।
अब आप 28वीं करेंगे, इख्तियार आपके पास आ जाएगा, आइनी तौर पर ताकत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन वो आपके किसी काम नहीं आएगी। जब तक आपके पीछे आवाम नहीं खड़ी होगी तो फ़ायदा नहीं है। तो आवाम खड़ी है इमरान खान और PTI के पीछे, तो इसलिए फ़ायदा हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को ये हो सकता है जी कि हमारे पास आइनी तौर पर एक चीज़ हमारे पास आ गई है, लेकिन सियासी तौर पर आप देखें तो उसका कोई फ़ायदा उनको नहीं होगा। और ये वो टाइम होगा जब वो तरमीम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप लोगों को ला के यहाँ इस्लामाबाद में धरना दे के बैठ जाएं और अपने मुतालबात यानी कि आप उनके समझते सामने हैं कि रखें। ये टाइमिंग दुरुस्त है? देखिए टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त है, और उसमें जैसे मैंने कहा कि तैयारी करने में भी आपको टाइम लगता है। एक सबसे बड़ी यानी कि जमात तमाम की- हल्कों को टाइम दिया गया है। सब देखें हाँ, आपको सबको, इस्टेब्लिशमेंट पार्टी को तो- ये भी हो सकता है कि जनाब इसी टाइम के दौरान मामला तय किए जाए, कि उनको कहा जाए कि आप ना आए, आप बताएं जी क्या करना है। क्योंकि 2 मुतालबात जो कल रात को सुहेल अफरीदी ने सामने रखे हैं वो दोनों डूएबल हैं, और वो ये मुलाकातों पर पाबंदी लगने से पहले वो सब कुछ हो रहा था। तो आपने एक चीज़, एक पानी बह रहा है, आपने उस पानी के आगे बंद बांध दिया। अब आपका मुतालबा दूसरे फरीक का ये है कि जनाब वो बंद हटा दें, तो पानी को इसी तरह आज़ादाना बहने दें। आपने वो बंद दोबारा से हटा देना। चीज़ें जो पहले से रूटीन के मुताबिक हो रही थी वो आपने रूटीन के मुताबिक करनी है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कोई फालतू की डिमांड नहीं है, और मेरे ख्याल में ये करना तो ज़्यादा ईजी है। लेकिन ये भी जहन में रखें कि जिनके पास ताकत है, सियाने कहते हैं कि जिनके पास हथौड़ा होता है ना, उनको हर उभरी हुई चीज़ कील नज़र आती है। तो जहाँ जिन्होंने गोली चलाने का, जिनको अब वो एक चस्का पड़ चुका है, जिन्होंने इस्लामाबाद में गोली चलाई, मुरीद के में गोली चलाई, जिन्होंने बलूचिस्तान में गोली चलाई, आज़ाद कश्मीर में गोली चलाई, उनके लिए हो सकता है कि वो कहें जनाब हम तो गोली चलाएंगे। तो देखें अल्लाह पाक से दुआ है कि पहले भी कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं और दोबारा इसमें किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो। सईद बलोच साहब और फैसल अब्बास साहब सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या कुछ चल रहा है, और तहरीक इंसाफ की जो कॉल है उसकी अनाउंसमेंट के बाद का जो एक बयानिया सामने आ रहा है वो, और उसके जो महरिकात हैं और जो तहरीक इंसाफ के पास जो ऑप्शंस हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बहरहाल अपने फीडबैक का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे सईद बलोच साहब और फैसल अब्बास साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।